नमस्कार दोस्तों। वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। लीगल एस्पेक्ट जो हमारा चैनल है वो आपका स्वागत कर रहा है। ये वीडियो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर बना रहे हैं। इसका ये पार्ट 3 जो है वो प्रूफ्स के बारे में बात करता है। आप जजेज हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, एडवोकेट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या पुलिस हैं, प्रशासन के लोग हैं, जनरल पब्लिक हो अगर आप हैं, सबके फायदे के लिए ये आपका ये जो वीडियो है ये बनाया जा रहा है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे समक्ष अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल गया है और हमें कानून की ये जो किताब है जो कोर्ट्स में एविडेंस को, प्रूफ को डील करती है, अब नए सिरे से पढ़नी है। इसकी धाराओं का सीक्वेंस बदल गया है। तो दोस्तों, आप सभी के फायदे के लिए, ताकि समाज में कानून के बारे में कोई अफरा तफरी ना फैले और आप लोगों को कानून की प्रॉपर जानकारी हो, आप लोगों के मुकदमे चल रहे हैं या नए मुकदमे जो है वो इजाद होंगे। इजाद से मेरा मतलब है कि कुछ नए मुकदमे किन्हीं लोगों पर किए जाएंगे, कुछ जो अपराध रोजाना होते रहते हैं, सिविल मुकदमे हैं, तो सब में एविडेंस एक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो नया जो हमारा कानून है जो बदल गया है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि धाराओं का सीक्वेंस अब जो है आपके इस दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने केसेज की पैरवी कर पाएंगे। तो ये इस वीडियो में हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। जो 2 वीडियो हैं हमारे इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, उनमें हमने ये धारा 51 से पहले की धाराओं को डील किया है, सेक्शंस को डील किया है, तो वो आप देखना ना भूलें। तो पार्ट 3 में प्रूफ के बारे में बात की गई है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 किन चीज़ों को डील करता है? कुछ चीज़ें कोर्ट्स के सामने इस तरह की आती हैं जिनका कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस ले सकता है, कि मतलब खुद देख सकता है उनको। वो इन धाराओं में वर्णित किया गया है कि किन चीज़ों को कोर्ट खुद देख लेगा, उनको साबित करने की, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों बातें सेक्शन 51 और 52 में दी गई हैं। इसके बाद कुछ एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं जो दोनों पार्टियां, जिस पार्टी ने मुकदमा किया है और जो अपोनेंट पार्टी है, वो स्वीकार कर लेती हैं, एडमिट कर लेती हैं, तो उनको भी कोर्ट के सामने प्रूव करने की, साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सेक्शन 53 में दिया गया है। इस तरह चैप्टर 3 में हमारे पास 3 धाराएं हैं, 51, 52 और 53, जो ऐसे फैक्ट के बारे में बात करती हैं जो कोर्ट के समक्ष साबित करने की, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारा चैप्टर 4 जो है वो ओरल एविडेंस यानी मौखिक एविडेंस के बारे में बात करता है। चैप्टर 4, इसमें 2 धाराएं हैं, 54 और 55। 54 ये कहता है कि ओरल एविडेंस के जरिए यानी मौखिक एविडेंस के जरिए हम फैक्ट्स को साबित कर सकते हैं, है ना। कोर्ट में 2 तरह की, आप जानते हैं कि 2 तरह की एविडेंस चलती है। एक ओरल चलती है, मौखिक चलती है, कि आप अपने स्टेटमेंट वहां रिकॉर्ड करवाते हैं, है ना, बोल बोल कर कोर्ट को बताते हैं कि कैसे ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर 2 ही तरह की एविडेंस कोर्ट में होती है। तो सेक्शन जो 54 और 55 है वो ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 54 ये कहता है कि हम ओरल एविडेंस को कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और 55 ये कहता है कि ऐसी जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। अब डायरेक्ट एविडेंस कौन सी हो सकती है, ये हमने सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन में पढ़ा है कि डायरेक्ट एविडेंस कौन सी होती है। तो मोटे तौर पर मैं बता दूं कि डायरेक्ट एविडेंस वो होती है जो आपकी 5 सेंसेज, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, है ना, स्किन, इनके माध्यम से जो एविडेंस आप कलेक्ट करते हो, फील के जरिए कलेक्ट करते हो, फीलिंग कोई करते हो, ये सारी एविडेंस जो है वो ओरल एविडेंस में दी जा सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस होती है। जैसे आपने अपने कानों के माध्यम से कुछ सुना हो, आपने आंखों से कुछ देखा हो, आपने खुद अपनी स्किन से टच किया हो, या टंग से, अपनी जीभ से महसूस किया हो, तो वो सारी एविडेंस जो है वो चैप्टर 4 डील करता है, जिसमें सेक्शन 54 और 55 है। अब आता है
चैप्टर जो 5 है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है ना, कि डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ कागज। डॉक्यूमेंट्री हम एविडेंस किसको बोलते हैं, जैसे कोई कागज हो जिसपे कुछ लिखा हुआ हो, कोई किताब में लिख दिया हो, कोई लेटर पर लिख दिया हो, है ना, या किसी पत्थर पर उकेर दिया हो, किसी दीवार पर उकेर दिया हो कोई चीज, कोई चित्र बना दी हो, कोई पिक्चर बना दी हो, फिल्म बना दी हो, कोई साउंड रिकॉर्ड कर दिया हो, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। आजकल ईमेल वगैरह भी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं, जैसे कोई ईमेल किसी को भेजा हो, या इंस्टा पर कोई पोस्ट डाली हो, व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजा हो, या सिंपल कोई मैसेज भेजा हो आपने फोन के जरिए, फेसबुक पर कुछ आपने डाला हो, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा में आएंगे। तो सेक्शन 56 ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट की एविडेंस दी जा सकती है, मतलब डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स है, डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी हुई है उसको साबित कोर्ट में करना है, और उसके लिए एविडेंस दी जा सकेगी। 56 ये कहता है। अब कैसे दी जा सकेगी? प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात करता है। प्राइमरी एविडेंस कौन सी होती है, कि यानी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी कोर्ट में पेश कर देंगे। 58 सेक्शन जो 58 है वो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है। सेकेंडरी एविडेंस कौन सी होती है, मतलब उसकी कोई आपने फोटोकॉपी बना रखी है तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगी, है ना। अब वो किन परिस्थितियों में उसकी क्या सरकमटेंसेस रहेंगे, यहाँ हम वो डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम एक बार बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं, ताकि हमें जो इसकी धाराओं का जो क्रम बदल दिया गया है वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए, उसका एक दिमाग में पिक्चर हमारे दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर 5 जो है वो सेक्शन 56 से डील हो जाता है। और अब सेक्शन 59 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी डॉक्यूमेंट्स को हम प्राइमरी एविडेंस से 57 में तो प्राइमरी एविडेंस की के बारे में बताया गया है, सेक्शन 58 में सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया है। 59 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ जो है प्राइमरी एविडेंस से दे सकते हैं। और सेक्शन 60 कहता है केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, कि सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स का दिया जा सकता है ना। तो फिर सेक्शन जो 61 है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। 61 डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब डिजिटल रिकॉर्ड में आते हैं, तो इसके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया गया है 61, है ना, डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में। अब 62 इसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसके लिए इसकी एविडेंस के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन बना दिए गए हैं जो 62 उसको डील करता है। सेक्शन 63 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, उसको वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए, ये 3 नए सेक्शन आए हैं, 61, 62, 63, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। 56 से लेकर 60 तक तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, फिर 61 से लेकर 63 तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ये बात कर रहा है। इसके बाद सेक्शन 64 आ जाता है, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसका नोटिस देने के क्या रूल होंगे, वो सेक्शन 64 डील कर रहा है। सेक्शन 65 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन अलेज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। अब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, उस पर कोई सिग्नेचर है या उसकी हैंड राइटिंग को हमें साबित करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसके बारे में 65 बात करता है। इसके बाद जो है वो बात आती है सेक्शन 66 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रूफ कैसे दिया जाएगा, तो सेक्शन 66 में आ गया, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन है, और कि भाई ये डॉक्यूमेंट लिखा गया नहीं लिखा गया, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रूव करेंगे? तो जो अटेस्टेशन के बारे में लॉ है कि कोई अटेस्टेड विटनेस इस बारे में पेश होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जब हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने कोई रेंट डीड लिखा है ना, किरायानामा, रेंट डीड, तो जब हम लिखते हैं तो ए तो किराया देने वाला हो गया, बी किराए पर लेने वाला हो गया।
इसके अलावा तो ये लोग दोनों ए और बी यहाँ सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे ए के सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पे बी के सिग्नेचर आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनके दो जो है गवाह सिग्नेचर करेंगे, तो ये गवाह जो है उनको अटेस्टिंग विटनेस हम बोलेंगे कि ये इनको अटेस्ट करने वाले हैं कि हाँ भाई हमारे सामने ये रेंट डेट लिखा गया। तो इस तरह ये 67 तक ये चैप्टर इन धाराओं के बारे में बताया गया है। अब आप ये देखिए कि इसका थोड़ा सा अपन और डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं ताकि ये आपको वापस याद हो जाए। तो देखिए सेक्शन 61 से लेकर और 63 तक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ये बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 61 से 63। 61 डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फिर इसके बारे में 62 में इसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन आ गए, ठीक है। और 63 में इसकी एडमिशिबिलिटी के बारे में बात की गई है कि ये भाई कैसे इसको एडमिशिबल किया जाएगा, किन परिस्थितियों में, उसके लिए क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, है ना। क्योंकि जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप का कोई रिकॉर्ड पेश कर दिया कि एक आदमी ने, ए ने, है ना, ये कोई बॉय है या कोई आदमी है, और ये बी जो है कोई गर्ल है, लड़की है, इससे चैटिंग करी, तो इस लड़की ने फिर मुकदमा कर दिया। अब ये कह रही है कि मेरे साथ इसने बहुत ही घटिया तरह की बातें की। अब ये इस रिकॉर्ड को पेश कर देती है इनकी ये व्हाट्सएप पर चैटिंग होती थी। तो सवाल ये है कि क्या ये व्हाट्सएप की चैटिंग इसने स्क्रीनशॉट लेकर पेश कर दी तो क्या वो एविडेंस में एडमिसिबल हो जाएंगी, क्या कोर्ट उनको मानेगा नहीं मानेगा। तो इस तरह के नियम जो है ये सेक्शन 63 में दिए गए हैं। तो सेक्शन 61 से 63 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में है। समझ गए बात को, है ना। वापस हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ये एकदम इस फ्रेज पन्ने पर रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको फिर से ये याद करने में दिक्कत नहीं हो, है ना। क्योंकि वो मेरा बेटा बोलता है कि आप है ना उसमें इतना लिख देते हो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है ना। तो इसलिए मैंने वापस ये फ्रेज पन्ना लिया है। वो कहते हैं आप पूरे पन्ने को ऐसे रंग देते हो, फिर हमें समझ में नहीं आता कि कैसी कैसी क्या चीज़ें लिख दी गई है। तो ये चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर में 51 से लेकर 53 तक 3 सेक्शंस है। समझ में आई बात। वापस हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, चैप्टर 3 को रिपीट कर रहे हैं, और ये पार्ट इस एविडेंस एक्ट का पार्ट नंबर भी 3 ही है। इस पार्ट नंबर 3 में कई सारे चैप्टर हैं। सेक्शन 51 से लेकर 53 तक सेक्शन चैप्टर 3 में दिए गए हैं। 3 सेक्शन हैं। ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों का जुडिशियल नोटिस हो जाता है। जुडिशियल नोटिस, इसका क्या मतलब है, मतलब जज खुद ही पता कर लेता है कि ये बात सच है कि नहीं है। जुडिशियल नोटिस, तो उनको जुडिशियल नोटिस कहते हैं, यानी जज अपने दिमाग से देख लेता है कि ये बात सच है कि नहीं है, या ये बात कैसे हो सकती है। जज का नोटिस है ना, जज अपने आप नोटिस कर लेता है उनको। तो ये जुडिशियल नोटिस के बारे में सेक्शन 51 और 52 बताते हैं। और 53 ये कहता है कि जो बातें पक्षकार पार्टीज एडमिट कर लेती हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, तो उनके बारे में कोई प्रूफ पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एडमिट कर लेते हैं। जैसे ये एक प्लॉट है, इसके बारे में कोई डिस्प्यूट हुआ, ए ने, एक पार्टी है, इसने मुकदमा किया, है ना, बी। अब प्रश्न ये है कि क्या इस प्लॉट का एग्जिस्टेंस है। ए ये कहता है कि वाई कॉलोनी में, है ना, कॉलोनी का नाम क्या है, वाई, और प्लॉट नंबर कितना है, एक्स। तो ये कहता है कि कॉलोनी नंबर वाई जो है इसमें ये एक्स नाम का एक प्लॉट है। बी कहता है यस है ये प्लॉट, तो स्वीकार कर लिया ना। तो प्लॉट का जो एग्जिस्टेंस है उसको तो कोई पार्टी साबित करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्लॉट को तो दोनों स्वीकार कर रहे हैं। समझ गए बात है। ऐसे ही एक और तरह के मुकदमे आते हैं, जैसे एक्सीडेंट का मुकदमा आता है ना, एक्सीडेंट का मुकदमा आता है, क्लेम केस करते हैं। तो वो कहते हैं ये
जैसे रामलाल मुकदमा लेकर आया, रामलाल वो कहता है कि उसका जो फादर है उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये इस मोटरसाइकिल पर, ये मोटरसाइकिल मैंने ऐसी बनाई है ना, और ये मैंने कार ट्रक बना दिया, यहाँ पर ये ड्राइवर बैठा है, ठीक है। तो ये ट्रक में जो है ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, ये इधर से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो उसके फादर की डेथ हो गई। अब सामने कौन है अपोनेंट? मुकदमा किसने किया? रामलाल ने। किसके खिलाफ किया? बीमा कंपनी, इंश्योरेंस के खिलाफ किया, ड्राइवर के खिलाफ किया और उसके ओनर के खिलाफ। ये ट्रक वाला है ना, इसके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा किया, ओनर के खिलाफ किया, बीमा इंश्योरेंस कंपनी, इस ट्रक का जो जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया उस कंपनी। अब ये कहते हैं तीनों लोग कि हाँ यस एक्सीडेंट तो हुआ था और इसमें इसके फादर की भी डेथ हुई थी, ये स्वीकार कर लेते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है जो इसने एडमिट कर लिए, ड्राइवर ने, ओनर ने, बीमा कंपनी ने, तो वो रामलाल को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे का उनको साबित करना पड़ेगा कि भाई जो उसके फादर की डेथ हुई तो फादर की एज क्या थी, उसकी इनकम क्या थी, घर में कितने लोग हैं, कौन कौन उन पर डिपेंडेंट थे, तो उसके आधार पर फिर उसका क्लेम डिटरमाइन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सेक्शन 53 ये कहता है कि एडमिटेड जो फैक्ट्स हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब आगे का रिपीट कर लेते हैं। अब आ गया चैप्टर 4 ओरल एविडेंस, कि ओरल एविडेंस कोर्ट में दी जा सकती है। दो सेक्शन इसको डील करते हैं, 54 और 55, कि ओरल एविडेंस कोर्ट में दी जा सकती है और ओरल एविडेंस जो है डायरेक्ट होनी चाहिए, ये 54 और 55 कहते हैं। 56 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है ना। तो 56 से लेकर 60 तक तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के बारे में बात की गई है कि भी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में प्रूफ दिया जाएगा, फिर वो प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी भी दे सकते हैं। फिर प्राइमरी कोई भी डॉक्यूमेंट है सबसे पहले तो उसका प्राइमरी एविडेंस देंगे, लेकिन प्राइमरी मान लो नहीं है तो सेकेंडरी दिया जा सकता है। तो यहाँ तक तो ये इसके बारे में बात करता है। फिर 61 से लेकर 63 तक डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। आई बात समझ में? चलिए अब मैं ये 64, 65, 66 और 67 भी समझा देती हूँ कि ये 64 ये कहता है कि उसको प्रोड्यूस, कोई डॉक्यूमेंट किसी को प्रोड्यूस कराना है तो नोटिस देना पड़ेगा। और ये 65 सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के बारे में बात करता है कि किसी डॉक्यूमेंट में अगर सिग्नेचर साबित करने हैं, उसको प्रूव करना है, या हैंड राइटिंग, तो डॉक्यूमेंट वो जो जिस पर्सन के हैं उसको पेश करके हम साबित कर सकते हैं। और 66 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर के को साबित करने के लिए 66 है ना। और 67 में है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है, नहीं, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि डॉक्यूमेंट का अगर एग्जीक्यूशन साबित करना है तो वो उसका अटेस्टेशन होना चाहिए, और ऐसे अटेस्टिंग विटनेस को प्रूफ करके पेश करके उनको साबित किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 68 में, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब कोई अटेस्टिंग विटनेस है ही नहीं। आप अटेस्टिंग विटनेस समझ गए ना, जैसे ये दो लोग हैं ए और बी, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट लिखा है ना, और ये सी और डी इनके गवाह बन गए। तो ये सी और डी जो गवाह है ना, ये इनको अटेस्टिंग विटनेस बोलते हैं। तो 67 में अटेस्टिंग विटनेस उसको साबित कर सकता है। मान लो ए भी मर गया और बी भी मर गया, जरूरत कहाँ पड़ती है? ए मर गया, लिखने वाले दोनों मर गए, अब बचे कौन? सी और डी। तो सी गवाह को पेश करके हम उस डॉक्यूमेंट को साबित कर सकते हैं। ये 67 में दिया गया है। 68 में दिया गया है कि उस गवाह को पेश करके, नहीं, ओ सॉरी 67 में दिया गया है कि गवाह को पेश करके हम साबित कर सकते हैं। 68 तो कहता है कि जहां कोई गवाह नहीं है, अटेस्टिंग विटनेस नहीं है, तो उसको हम कैसे उसका प्रूफ देंगे, उसके बारे में बताया गया है। अब 69 एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पेश किया है जो अटेस्टेड है ना, तो उसका जो पार्टी है
वो उसको अगर एडमिशन कर ले तो उसको साबित किया जा सकता है। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी, तो पार्टी जो है वो अगर उसको उसके एग्जीक्यूशन पर एडमिशन कर लेती है तो 69 ये कहता है कि वो उसको साबित कर सकती है। तो एडमिशन है ना, एडमिशन बाय पार्टी, उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन, कि ये लिखा गया था, एग्जीक्यूशन का मतलब वो लिखा गया था। फिर प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन, 70 ये कहता है कि अगर उसका जो विटनेस है वो उसके लिखे जाने को, उसके अटेस्टेशन को, है ना, उसका एग्जीक्यूशन को वो अगर डिनाई कर देता है अटेस्टिंग विटनेस, तो इसके बारे में बात करता है कि फिर उसका क्या रिजल्ट रहेगा, तो कि हम उसको कैसे फिर उसका प्रूफ देंगे। 71 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि जहां कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना आवश्यक नहीं है, मतलब उसको गवाह होने उसकी जरूरी नहीं है, तो फिर ऐसे में जो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है उनको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये सेक्शन 71 बोलता है। यानी यहाँ हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट हो गए। एक डॉक्यूमेंट कानून ऐसे बताता है कि उनके अटेस्टेशन होना जरूरी है, यानी वो किसी दो पार्ट विटनेस के सामने लिखे जाने चाहिए, इसको अटेस्टेशन बोलेंगे। जैसे कोई सेल डीड है ना, सेल डीड, तो जब रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड बनते हैं ना, तो वहाँ दो विटनेस होने चाहिए होते हैं। जैसे ए और बी, तो ये बी ने जमीन बेची, ए ने खरीदी, लेकिन ये दोनों अपने एक एक गवाह लेकर आएंगे, है ना, या कोई सा भी लेकर आ जाए, लेकिन दो गवाह होने चाहिए। तो ये तो अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, है ना, जिसमें अटेस्टेशन की जरूरत है। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मान लो कोई एफिडेविट है, तो उसमें तो केवल लिखने वाला ही होता है, अटेस्टिंग तो उसको करना जरूरी नहीं है ना। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करेंगे, ये सेक्शन 71 में बताया गया है। उसके बाद 72 क्या कहता है, कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। इसमें 72 में कंपेरिजन, सिग्नेचर का कंपेरिजन करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इसने लिखा कि नहीं, तो 72 कंपेरिजन के बारे में बात करता है। 72 प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। 73 डिजिटल सिग्नेचर के वेरिफिकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। इसके बाद 74 से 77 तक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। 74 पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। 75 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये एक अच्छा विषय है, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो इसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो 75 ये कहता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनकी सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट में पेश करके उनको हम प्रूव कर सकते हैं। 76 ये कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, कि नहीं 75 तो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है कि उनकी सर्टिफाइड कॉपी कौन जारी कर सकता है, कैसे वो होती हैं। और 76 ये कहता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट की हम जो है सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उनका प्रूफ दे सकते हैं। और 77 अदर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में बात करता है कि उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, उनका प्रूफ हम उनको कैसे हम देंगे, है ना। तो 74 पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करता है। 75 और 76 पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज की बात करता है। और 77 जो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनकी सर्टिफाइड कॉपी की या उनके प्रूफ की बात करता है। तो 74 से लेकर 77 तक पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है। अब आता है इनके प्रिजम्पशन के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन के बारे का मतलब है उनके बारे में कुछ अनुमान हम करते हैं, है ना, कि अनुमान कोर्टें जो है कुछ प्रिज्यूम कर लेती हैं, कुछ उनके बारे में कल्पनाएं कर लेती हैं जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम कल्पना कर लेते हैं। तो 70 अब कौन सी चीज़ों के बारे में कल्पना करेंगे, जैसे 78 है वो कहता है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। जैसे हमने सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दी
तो हम ये प्रिजम्पशन करेंगे कि ये सर्टिफाइड कॉपी जो है बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट की हमने सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दी तो हम ये प्रिजम्पशन कर लेंगे कि ये सर्टिफाइड कॉपी जो है सही है। जेन्युइन का मतलब सही पेश की है। अब देखिए इसमें भी, चलो मैं अभी ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, है ना, केवल उसके जेन्युइननेस की हम प्रिजम्पशन कर लेंगे। 79 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। कुछ डॉक्यूमेंट हम रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के रूप में पेश करते हैं, उनके बारे में प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 80 गजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 81 ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 82 प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी से कुछ मैप और प्लान जारी किए जाते हैं, जैसे इंडिया का नक्शा है ना। तो इंडिया का नक्शा तो ये मैंने बना दिया, तो क्या इसको सही मानोगे आप? नहीं मान सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने जारी नहीं किया है। ये मैंने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में ये नक्शा मैंने यहाँ पर बना दिया है ना। तो यहाँ प्रिजम्पशन हम कौन से नक्शे की करेंगे? ऐसा मैप या ऐसा प्लान जो गवर्नमेंट ने एथोराइज रूप से जारी किया है, उसका हम प्रिजम्पशन करेंगे। 83 लॉ, कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन और लॉ की बुक्स के बारे में प्रिजम्पशन की बात करता है 83। 84 पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रिजम्पशन करता है। 85 इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की प्रिजम्पशन करता है। 86 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की प्रिजम्पशन करता है 86। 87 में भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के प्रिजम्पशन की बात की गई है। तो ये मेनली सेक्शन 78 से 87 तक ये प्रिजम्पशन के बारे में बात हो रही है। जो डॉक्यूमेंट्स के प्रिजम्पशन है, जैसे लॉ की किताबों का प्रिजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रिजम्पशन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, न्यूज़पेपर का, गजेट्स का, पब्लिक रिकॉर्ड का, सर्टिफाइड कॉपीज का प्रिजम्पशन जो है कि उनके बारे में कुछ अनुमान हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हम आ गए थे 87 तक, है ना। इसके बाद 88 में जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है, जैसे अमेरिका की कोई कोर्ट है और अमेरिका की कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो उसके बारे में हम प्रिजम्पशन कर लेंगे, उसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी हमारे सामने पेश होती है तो। और सेक्शन 89 क्या कहता है? बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स, जैसे कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, तो उनके बारे में प्रिजम्पशन हम करेंगे। कौन सी धारा में? 89 में। 90 में इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, हम एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं, उनका जो प्रिजम्पशन है वो सेक्शन 90 के अंदर हम करेंगे। सेक्शन 91 क्या कह रहा है? ड्यू प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं उनके ड्यू एग्जीक्यूशन के बारे में, कि वो उचित रूप से निष्पादित किए गए थे, वो उचित रूप से बनाए गए थे, वो सेक्शन 91 में जो डॉक्यूमेंट। तो इसलिए हमेशा अब कई पार्टीज क्या सोचती हैं कि ये डॉक्यूमेंट हम पेश नहीं करो, कोर्ट में पेश नहीं करो, छुपा लो। लेकिन अब ये सेक्शन 91 बड़ा खतरनाक है उनके लिए, क्योंकि अगर आप पेश नहीं करोगे, कोर्ट में छिपाओ, कोर्ट से छिपा लोगे, तो कोर्ट क्या मान लेगा कि नहीं वो बनाया गया था वो डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो कोई अडॉप्शन डीड है ना, एक आदमी छुपा लेता है कि भाई ये अडॉप्शन डीड हम पेश ही नहीं करते, तो कोर्ट क्या कर लेगी? कोर्ट ये मान लेगी कि भाई ये अडॉप्शन जो है लिखा गया था, अडॉप्शन लिखा गया था। ऐसी गिफ्ट डीड है, मान लो कोई प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड है, अब जो गिफ्ट देने वाला है वो छुपा लेता है। वो ये इसलिए छुपा लेता है कि ताकि वो गिफ्ट जो है वो कोर्ट नहीं मान सके कि डॉक्यूमेंट भाई मैंने इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन अगर आप ये पेश नहीं करोगे तो कोर्ट ये मान लेगी कि आपने गिफ्ट किया था, तो उल्टा आपके खिलाफ मामला चला जाएगा। तो ये सेक्शन 91 जो है वो इस तरह की बात करता है। 92 क्या कहता है? 30 ईयर ओल्ड कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके बारे में प्रिजम्पशन कर लेंगे कि वो सही लिखा था। 93
प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड। 5 ईयर ओल्ड यानी 5 साल पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसके भी सही होने की प्रिजम्पशन कर लेंगे, 5 साल से पुराना है तो। और अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, तो वो 30 साल पुराना होना चाहिए, तभी उसका प्रिजम्पशन हम करेंगे। तो ये सेक्शन 78 से आप ये देखिए 93 तक हम जो है वो प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ हम उनका कोई एविडेंस पेश नहीं कर रहे, लेकिन कोर्ट अपने आप उनके बारे में अनुमान कर लेगा कि हाँ ये ऐसा हुआ था। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो है कोर्ट में साबित करनी पड़ेंगी। ये हमें तब क्लियर होगा जब हम इन धाराओं को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम मोटा मोटा, आप अगर इसमें इतना अगर आपको याद हो जाता है कि सेक्शन 78 से लेकर 93 तक प्रिजम्पशन है ना, प्रिजम्पशन की धाराएं अगर जब आप दिमाग में चल रही हैं, तो अगर आपको इतना याद आ जाता है कि 78 से लेकर 93 तक प्रिजम्पशन इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, तो आपकी आधी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि एविडेंस एक्ट की एक पिक्चर बनने लग जाएगी आपके दिमाग में कि कहाँ पर कौन सी चीज आपको मिलेगी। अब ये जो चैप्टर 6 है ऑफ द एग्जीक्यूशन एक्सक्लूजन और ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर था वो सेक्शन 51 से लेकर हमने 93 धाराओं तक कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इसमें आपको धाराओं का कुछ सीक्वेंस याद हुआ कि नहीं हुआ।